हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 फ्रॉम द बुक सीबी गुप्ता विच इज रिलेटेड टू कैपिटल। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप का कैपिटल होता है एक बिजनेस के पास। जनरली दो टाइप, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। कंपनी के लिए कौन सा डिफरेंट सोर्सेज होता है, पार्टनरशिप के लिए क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए क्या क्या सोर्सेज होते हैं। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। Business finance refers to the money and credit employed in the business firm। यानी बिजनेस फाइनेंस का मतलब होता है, जब हम बिजनेस फाइनेंस का बात करते हैं, इट रिफर्स टू द मनी एंड क्रेडिट एम्प्लॉयड इन बिजनेस फर्म। कि बिजनेस फर्म में कितना मनी इन्वेस्ट किया जाए और कितना क्रेडिट एम्प्लॉय किया जाए। इट इज दैट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस विच इज कंसर्न्ड विथ द अरेंजमेंट ऑफ कैश and credit so that business firms may at all times have the means to carry out their operations smoothly। यानी ये बिजनेस का वो एस्पेक्ट होता है जो कि मेनली कंसर्न है क्या चीज से, विद द अरेंजमेंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सो दैट द बिजनेस फर्म्स में एट ऑल टाइम्स हैव द मीन्स टू कैरी आउट। यानी कितना कैश मेरे पास होना चाहिए और कितना मैं उधारी में ले सकता हूं, ताकि मेरे पास कभी भी पैसा का यानी फाइनेंस का शॉर्टेज नहीं हो और मेरा बिजनेस स्मूथली चल सके। According to B.O. Wheeler, business finance is concerned with the acquisition and utilization of capital funds in meeting the financial needs and overall objectives of the business enterprise। यानी उनके हिसाब से बिजनेस फाइनेंस का काम क्या है, इट इज कंसर्न विद एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल फंड्स, कि कहां से मैं एक्वायर करूंगा फंड्स को और उसको मैं किस तरह से यूटिलाइज करूंगा फंड्स को, ताकि मैं अपने बिजनेस का सारा फाइनेंशियल नीड्स को कवर अप कर सकूं, यानी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकूं। राइट, नेक्स्ट कम टू द नेचर ऑफ बिजनेस फाइनेंस। From the above definition, the following characteristics of business finance can be derived. Number one, business finance includes all types of capital or funds used in business। यानी जब हम business finance का बात करते हैं तो बिजनेस में कहीं से किसी भी तरह से जो रुपया इन्वेस्ट किया गया है, ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल्स एंड फंड्स जो कि बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया गया है। नंबर टू, बिजनेस फाइनेंस इज नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस फाइनेंस जो है मुझे हर प्रकार के बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है। आज आप कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो आपके खुद के पास होना चाहिए वो फाइनेंस, या आप किसी से लोन पे लेके आप वो बिजनेस करोगे। लार्ज और स्मॉल, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एंड सो ऑन, चाहे वो लार्ज स्केल हो या स्मॉल, ट्रेडिंग का बिजनेस हो या मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ भी हो, आपको फाइनेंस तो चाहिए ही चाहिए। नंबर थ्री, business finance is a wide term। It involves not only the estimation of the amount of funds but also the sources of finance, investment of funds raised, and management of cash, disposal of earnings and control of funds। यानी बिजनेस फाइनेंस का जब मैं बात करता हूं तो उसमें क्या क्या चीज शामिल होता है। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट, यानी आपको सिर्फ ये एस्टिमेट नहीं करना है कि कितना रुपया लग जाएगा, बट ऑल्सो द सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि वो रुपया जो लगेगा वो आएगा कहाँ से, वो रुपया हम जुगाड़ेंगे कहाँ से, कहाँ से हम उसे अरेंज करेंगे। इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड रेट, और फिर फंड्स रेज हो भी गया तो उसे कहाँ किस तरह से इन्वेस्ट करना है। मैनेजमेंट ऑफ कैश डिस्पोजल, जो कैश मेरे पास है, जो कैश अर्निंग्स मेरे पास आ रहा है, उसे मैं कैसे मैनेज करूं और फंड्स को अल्टीमेटली कंट्रोल कैसे रखूं कि मुझे नुकसान ना हो। नंबर फोर, द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस रिक्वायर्ड differs from one business firm to another depending upon its nature and size। It also varies from one time period to another। यानी किस बिजनेस में कितना फाइनेंस का रिक्वायरमेंट आएगा, द अमाउंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस रिक्वायर्ड, इट डिफर्स फ्रॉम वन बिजनेस फर्म टू अनदर। ये डिफर करता है, किसी बिजनेस में ज़्यादा रुपया चाहिए, किसी में कम। जनरली क्या होता है, जब हम लोग कोई ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग रिलेटेड, तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए, कम कैपिटल चाहिए। पर अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो उसमें आपको पैसा ज़्यादा चाहिएगा। नंबर फाइव, द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस डिटरमाइंस द स्केल ऑफ ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। और कितना फाइनेंस आपके पास अवेलेबल है उससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका बिजनेस आप कितना बड़े स्केल पे ले जा सकते हो। जितना ज़्यादा फाइनेंस उतना बड़ा स्केल पे बिजनेस किया जा सकता है।
इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर बिजनेस। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस के लिए फाइनेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा, इतना तो आइडिया हमें लग ही चुका है कि कोई भी बिजनेस फाइनेंस के बिना स्टार्ट भी नहीं होगा। तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, यानी जैसे कि हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है तभी हम जिंदा रह पाएंगे, उसी तरह से बिजनेस में फाइनेंस का सर्कुलेशन इज मस्ट। नो बिजनेस फर्म कैन कैरी ऑन इट्स ऑपरेशंस स्मूथली एंड सक्सेसफुली without the availability of right amount of funds at the right cost and at the right time। यानी कोई भी बिजनेस हो, कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा बिजनेस हो, नो बिजनेस फर्म कैन कैरी देयर ऑपरेशन स्मूथली। कोई भी बिजनेस अपना ऑपरेशन स्मूथली तब तक कैरी नहीं कर पाएगा एंड सक्सेसफुल तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसके पास राइट अमाउंट ऑफ फंड्स एट राइट कॉस्ट एंड एट राइट टाइम ना हो। यानी मुझे राइट अमाउंट ऑफ फंड्स चाहिए और राइट कॉस्ट पे चाहिए, यानी मैं बहुत महंगा उस फंड्स को नहीं ले सकता। जैसे कि महंगा का मतलब ये हुआ कि आप बैंक से लोन ले रहे हो, तो बैंक से जब आप लोन लोगे तो आपका कोशिश ये रहेगा कि मैं कम से कम ब्याज दर में वो रुपया लूँ, कम से कम इंटरेस्ट पर एनम में वो रुपया लूँ। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट में वो रुपया ले लोगे, कहीं से बैंक से हो या अपने किसी फ्रेंड से हो या कोई मनी लेंडर से हो, तो ऑब्वियसली दैट वोंट बी फ्रूटफुल। और वो रुपया सही टाइम पे आना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आती है। उसी समय अगर वो अपॉर्चुनिटी को पकड़ा जाए तो फायदा है, अदरवाइज नहीं। इन द एब्सेंस ऑफ फाइनेंस द प्रोडक्शन एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट पॉसिबल। अगर फाइनेंस नहीं होगा तो ना गुड्स हम प्रोड्यूस कर पाएंगे, और जब प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो सेलिंग का तो मतलब ही नहीं बनता। द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट on the manner in which it raises, employs and disburse its fund। यानी कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज का सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है किन बातों पे? ऑन द मैनर इन विच इट रेजेज, एम्प्लॉयज एंड डिसबर्स द फंड। आप किस तरीका से फंड रेज कर रहे हो, उसे कहाँ एम्प्लॉय कर रहे हो और कितना बेनिफिट्स उससे आप उठा पा रहे हो। इन बिजनेस फाइनेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्राइज। यानी आपको बिजनेस अगर करना है तो आपको फाइनेंस चाहिए। क्यों चाहिए? नंबर 1 फॉर एस्टैब्लिशिंग एन एंटरप्राइज, नंबर 2 फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड करंट असेट्स। यानी आप मशीन खरीद सको, आप अपने डेटर्स को उधारी दे सको, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सको, यानी जो भी आपका रॉ मटेरियल है या फिनिश्ड गुड्स है वो आपको प्रोडक्शन करके गोडाउन में रखना है, उसमें इन्वेस्ट करना होगा। नंबर सी फॉर एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। और बिजनेस को जब भी आप एक्सपैंड करना चाहोगे, मॉडर्नाइज करना चाहोगे, आपको ऑब्वियसली खर्चा करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फाइनेंस चाहिए। इन मॉडर्न बिजनेस द सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस हैज इंक्रीज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द स्केल ऑफ बिजनेस। आज के ज़माने में ये मॉडर्न बिजनेस करने के तरीका में फाइनेंस का रोल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों? बिकॉज आज कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब उसको हम थोड़ा सा लार्ज स्केल में करें, ठीक है, थोड़ा सा ग्रैंड मैनर में करें, थोड़ा सा मार्केटिंग उसका बहुत सॉलिड होना चाहिए। तो ये सारा काम करने के लिए मुझे कैपिटल चाहिए। यूज़ ऑफ कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस एंड इंक्रीज इन कंपटीशन, ये सारा आज का मॉडर्न बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स बन चुका है कि आज आपको बिजनेस करना है तो आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस यानी आप कम पैसों में बिजनेस करने का सोच ही नहीं सकते हो, आपको पैसा पूरा चाहिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो उससे compete करना होगा। एडुक्वेट फाइनेंस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स, और अगर हमारे पास एडुक्वेट फाइनेंस हुआ तो ये सारे बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। क्या क्या? नंबर 1, द फर्म कैन मीट इट्स लाइबिलिटीज इन टाइम। यानी सबसे पहला फायदा मिलेगा कि मैंने जो उधारी लिया है, उधारी लेते समय मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पेमेंट 15 दिन में या 20 दिन में कर दूंगा, और मैं अगर टाइमली पेमेंट कर सकता हूं तो मेरा गुडविल बढ़ेगा, मेरा गुडविल मेंटेन रहेगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। नंबर 2, द फर्म कैन टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। बोल रहा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं जहां अगर हम बल्क में परचेजिंग करते हैं तो सामान सस्ता मिलता है, डिस्काउंट मिलता है। ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ को कैश इन करने के लिए हमें फंड्स का ज़रूरत है। नंबर 3, द फर्म कैन कैरी ऑन इट्स बिजनेस स्मूथली एंड विदाउट एनी इंटरप्शंस। यानी अगर आपके बिजनेस में फंड्स
अच्छे खासे हैं, फंड्स का फ्लो हो रहा है, अच्छा कैपिटल है, तो आपका बिजनेस में रुकावट जनरली नहीं आएगा। रुकावट कैसे आता है? रुकावट तब आता है जब आप अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पे नहीं कर रहे हो, तो आपका जो परचेजिंग है वो बंद हो जाएगा। अगर आप लेबर को टाइमली पेमेंट नहीं दे पा रहे हो, तो लेबर काम करना नहीं छोड़ देंगे या हड़ताल पे चले जाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइमली पे नहीं कर रहे हो, आपका लाइन कट गया, तो वैसे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ हम लोग के बिजनेस में रुकावट डालता है। अगर आपके पास फंड्स हो और ये सारे एक्सपेंसेस को आप टाइमली मीट कर सको, तो बिजनेस विल रन स्मूथली। नंबर 4, the firm can replace its plant and machinery in time and thereby improving the efficiency of its operation. फर्म अपने प्लांट्स और मशीनरी को टाइमली रिप्लेस कर पाएगा। टाइमली का मतलब होता है जैसे ही आपको लगेगा कि ये मशीन अब पुराना हो रहा है, इससे जो आउटपुट आ रहा है इसका क्वालिटी ख़राब हो रहा है, आप उस मशीन को तुरंत चेंज करके नया मशीन ला सकते हो। इससे क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन है उसका क्वालिटी ख़राब नहीं होगा। और अगर आपके पास कैपिटल नहीं है और आप पुराने मशीन से साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हो या कंटिन्यू कर भी रहे हो, तो क्या होगा, जैसे ही प्रोडक्ट का क्वालिटी ख़राब हुआ, आपके सारे कस्टमर्स चले जाएंगे। कस्टमर्स जाना यानी बिजनेस वैसे ही नुकसान में चला जाएगा। द फर्म कैन फेस रिसेशन, ट्रेड साइकिल्स एंड अदर क्राइसिस मोर इजीली एंड कॉन्फिडेंटली। यानी पॉइंट नंबर 5 में बोल रहा है कि बिजनेस कभी भी एक जैसा नहीं होता, थोड़ा उतार चढ़ाव होता रहता है। तो जब तक बिजनेस ऊपर की तरफ जा रहा है तब तक वेरी गुड, पर जब बिजनेस में थोड़ा सा स्लैक पीरियड आता है, उस समय बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास इतना कैपिटल हो, आप उस पीरियड को, उस मुसीबत के समय को शांति से निकाल सको, आगे बढ़ सको, यानी उसको क्रॉस कर सको। और इसलिए उस समय हमें फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द बिजनेस। नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 2.3, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म। यानी अलग अलग बिजनेस फर्म अपने लिए फाइनेंस कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं। द टर्म कैपिटल रिफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। यानी जब हम कैपिटल का बात करते हैं, द टर्म कैपिटल, इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड इन एन एंटरप्राइज। इसका मतलब होता है आपने एंटरप्राइज में कितना इन्वेस्टमेंट किया है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए। इन बिजनेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ प्रोडक्शन एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। बिजनेस में कैपिटल क्यों जरूरी है? ताकि हम प्रोडक्शन भी कर सकें और गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें। कैपिटल रिक्वायरमेंट्स डिफर अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस। और ये कैपिटल रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस के साइज के हिसाब से चेंज होता है। बड़ा बिजनेस ज़्यादा कैपिटल चाहिए, छोटा बिजनेस छोटा कैपिटल चाहिए। अब देखते हैं कैपिटल फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। A sole proprietor operates at a small scale and therefore requires a limited amount of capital. यानी सोल प्रोप्राइटर कौन होते हैं? जो सिंगल हैंडेडली अपने बिजनेस को रन कर रहे होते हैं। तो ऐसा बिजनेस जनरली बहुत छोटे स्केल में होता है और उन्हें जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है वो भी बहुत कम होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। द प्रोप्राइटर ब्रिंग्स हिज ओन कैपिटल। जनरली सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है वो लोन नहीं लेता है, ले भी सकता है, पर जनरली देखा गया है कि वो अपना सेविंग्स से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, ओन्ड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ओनर्स ओन कंट्रीब्यूशन एंड रिटेन्ड प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। यानी सोल प्रोप्राइटरशिप का अगर खाता देखा जाए तो उसके जो कैपिटल होते हैं वो दो जगह से आते हैं जनरली। क्या? पहला, एक उसका पुराना सेविंग्स जो उसने लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और दूसरा जो बिजनेस में हर साल प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से कुछ रुपया वो घर ले जाता है और कुछ रुपया बिजनेस में रिटेन करके रखता है। तो वो जो रिटेन्ड प्रॉफिट रह जाता है बिजनेस में हर साल, वो री इन्वेस्ट होते जाता है बिजनेस में, और वो री इन्वेस्टेड कैपिटल जो है उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। इन एडिशन, अ प्रोप्राइटर कैन रेज लोन फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ही मे ऑल्सो बोरो मनी फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव या फिर वो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास भी लोन के लिए जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स फॉर वर्किंग कैपिटल में बी ऑब्टेन फ्रॉम कमर्शियल बैंक। और कमर्शियल बैंक से वो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकता है अपना बिजनेस का वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करने के लिए। लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर द परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर अवेलेबल फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और अगर उसे लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, लॉन्ग टर्म मतलब 25 साल 30 साल का लोन चाहिए फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास
जाना पड़ेगा। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल स्केल यूनिटी इन ऑर्डर टू इंकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये भी हमें कभी कभी छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग को मदद पहुंचा देता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी चाहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर आए जो अपने आप को भी एम्प्लॉयमेंट दे और साथ ही और दूसरे लोगों के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। नंबर 2, कैपिटल फॉर पार्टनरशिप फर्म। तो अभी हम लोग देखें कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के पास कैपिटल का कौन कौन सा रास्ता है। अब सपोज आप एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको कैपिटल कहाँ से मिलेगा? कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज कैपिटल बेस ऑफ अ पार्टनरशिप इज बिगर देन दैट ऑफ सोल ट्रेडर। ये तो हम लोग को पता है कि पार्टनरशिप अगर करेंगे तो बिजनेस थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और उसमें कैपिटल भी थोड़ा ज़्यादा लगेगा। द ओन्ड कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर्स इन एन अग्रीड रेशियो। और ये जो ओन्ड कैपिटल है ये जनरली पार्टनर्स लोग किसी अग्रीड रेशियो में लेके आते हैं, जैसा कि हम लोग अकाउंट्स पढ़ते समय पार्टनरशिप में देख ही रहे हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट्स क्रेडिटेड टू द अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स ऑल्सो कंस्टिट्यूट द पार्ट ऑफ ओन्ड कैपिटल। और साथ ही जो रिटेन्ड प्रॉफिट है, यानी जो प्रॉफिट हम घर नहीं लेके जाते और वो बिजनेस में पड़ा रहता है, वो रिटेन्ड प्रॉफिट भी एक तरह का कैपिटल बन जाता है। A partnership firm can also raise loans from commercial banks and financial institutions. Sometimes partners also advance loan to the firm. यानी पार्टनर्स लोग को अगर कैपिटल और बड़ा करना है तो वो पहले तो अपने घर से लाते हैं, दूसरा है अपना रिटेन्ड अर्निंग, और भी रुपया चाहिए तो वो कमर्शियल बैंक या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो पार्टनर खुद अपने फर्म को लोन दे देता है, तभी हम लोग बोलते हैं लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर। द फर्म कैन बाई मशीनरी एंड इक्विपमेंट ऑन इंस्टॉलमेंट हायर परचेज बेसिस। फर्म चाहे तो मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स को इंस्टॉलमेंट में या हायर परचेज के बेसिस पे खरीद सकता है। इट कैन obtain शॉर्ट टर्म क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। और थोड़ा मोड़ा शॉर्ट टर्म क्रेडिट तो हमारे क्रेडिटर्स जो रॉ मटेरियल के सप्लायर होते हैं या जो फिनिश्ड गुड्स के सप्लायर होते हैं, वो लोग भी हमें कुछ समय के लिए उधारी में सामान दे देते हैं। और वो लोग जो उधारी में सामान देते हैं ये भी एक तरह से मेरे को फाइनेंशियल हेल्प है। नंबर 3, कैपिटल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब देखना है कि पार्टनरशिप से बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है उसे सबसे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है, और वो कैपिटल कहाँ से जुगाड़ते हैं? लेट्स सी। A joint stock company generally requires large amount of capital. A public company can raise huge capital through issue of shares. तो जो पब्लिक कंपनी है वो ह्यूज कैपिटल रेज कर सकता है, कैसे? अपने शेयर्स को इशू करके। इन एडिशन टू शेयर कैपिटल इट कैन यूटिलाइज रिटेन्ड प्रॉफिट्स इन फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। तो शेयर तो आपने इशू किया, वहां से आपको पैसा मिल गया, और साथ ही नेक्स्ट ईयर जब आपका प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट के पूरे प्रॉफिट को आप शेयर होल्डर्स में कभी नहीं बांटते हो, आप उसमें से थोड़ा सा ही प्रॉफिट बांटते हो और बाकी प्रॉफिट को आप रिटेन कर लेते हो। तो ये जो रिटेन्ड प्रॉफिट है उससे रिजर्व्स क्रिएट होता है। ये रिजर्व्स हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए कैपिटल का काम करता है। इट कैन रेज बोरोड कैपिटल थ्रू डिवेंचर्स एंड लोन्स। और अगर आपको बोरोड कैपिटल चाहिए तो आप डिवेंचर इशू कर सकते हो, आप बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हो। ये सब प्रोसीड्यूर है जिससे आप लोन कैपिटल ले सकते हो। देखिए, कैपिटल हमेशा दो तरह का होता है, ओन्ड कैपिटल एंड लोन्ड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल वो होता है जो आप अपने घर से लगाते हो, अपना कमाया हुआ सेविंग से लगाते हो। लोन कैपिटल वो होता है जो आप कर्जा बाजार से उठा के अपने बिजनेस में लगाते हो, जिसके अगेंस्ट में जनरली आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसको लोन कैपिटल बोलते हैं। तो एज अ कंपनी मेरा ओन कैपिटल है बाई इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, एंड लोन कैपिटल होता है मेरा जहां मैं डिवेंचर इशू करता हूं या बैंक से लोन लेता हूं या पब्लिक डिपॉजिट्स लेता हूं। दीज आर माई लोन कैपिटल। क्लियर? लॉन्ग टर्म लोन्स कैन बी obtained फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक HDFC, ICICI बैंक, एंड शॉर्ट टर्म लोन्स आर अवेलेबल फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। और अगर हमें छोटा समय के लिए लोन चाहिए तो हम कमर्शियल बैंक से कुछ रुपया लोन पे ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये बहुत क्लियर हुआ होगा कि कहाँ कहाँ से सोर्सेज हम लोग को कैपिटल के लिए मिलता है। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक 2.4, दैट इज मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पहले समझते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है। अभी हम लोग सीखे कि सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, कि अगर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कहाँ कहाँ से
अपने लिए फाइनेंस जुगाड़ कर सकते हैं। अब आ रहा है कि फाइनेंस आ तो गया, तो उसको अब कैसे खर्च करना है, कैसे यूज करना है, दैट इज माई फाइनेंशियल प्लानिंग। Financial planning is the process of estimating the financial requirement of an organization, specifying the sources of funds, and ensuring that enough funds are available at the right time. यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का अगर मैं बात करूं तो ये एक प्रोसेस है जिसमें 3 स्टेप शामिल है, ध्यान से समझना। पहला स्टेप है एस्टिमेटिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी आपको सबसे पहले एस्टिमेट करना होगा कि आपको कितना रुपया चाहिए ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट, स्पेसिफाइंग द सोर्स ऑफ फंड्स। स्टेप 2 में आपको देखना होगा कि जो रुपया मुझे चाहिए वो मैं कहां से अरेंज करूंगा। एंड नंबर 3, इंश्योर करना कि देयर इज एनफ फंड्स अवेलेबल एट द राइट टाइम। और ये चीज का मेक श्योर करना पड़ेगा हमें कि जो रुपया मुझे चाहिए वो राइट टाइम पे मेरे पास होना चाहिए। ये नहीं कि पैसा मुझे पता चल गया कितना चाहिए, मुझे ये पता चल गया कि सोर्सेस कहाँ से होंगे, बट जिस समय मुझे चाहिए वो रुपया अवेलेबल नहीं है, तो उससे काम नहीं होगा। जिस समय आपको रुपया चाहिए उस समय आपके हाथ में रुपया होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। पॉसिबल शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स आर फोरकास्ट सो दैट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन इन एडवांस टू मीट दिस सिचुएशंस। यानी फ्यूचर में कुछ शॉर्टेज भी हो सकता है तो सरप्लस ऑफ फंड्स भी हो सकता है। ये दोनों सिचुएशन को हम लोग को पहले से फोरकास्ट करना पड़ेगा सो दैट कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया तो उसके लिए मेरे पास पहले से कोई ना कोई सोल्यूशन है। फाइनेंशियल प्लानिंग सीक्स टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। और फाइनेंशियल प्लानिंग क्या ऑब्जेक्टिव सीख करना चाहता है? नंबर 1, टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। यानी मैं फंड्स का अवेलेबिलिटी चेक करूंगा, आई विल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर दीज आर रिक्वायर्ड। यानी जब भी मेरे को पैसे की जरूरत हो मेरे पास फंड्स हो। A proper estimate of funds needed for different purpose and the time at which the funds are needed is made। यानी मेरे को पूरा एस्टिमेट करना होगा कि मुझे कितना रुपया चाहिए और किस समय वो रुपया चाहिए। नंबर 2, to ensure that there is no idle funds by putting surplus funds to the best possible use। और मेरे को ये बहुत ज़रूरी है कि आई कैन इंश्योर कि कोई भी रुपया मेरे बिजनेस में आइडल यानी फालतू नहीं पड़ा हुआ है, ताकि मैं सरप्लस को बेस्ट पॉसिबल यूज में लगा सकूं। फाइनेंशियल प्लानिंग इंक्लूड्स बोथ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग में हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों प्लानिंग करते हैं। शॉर्ट टर्म प्लानिंग इज यूजुअली इन फॉर्म ऑफ एनुअल बजट्स। यानी शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब होता है ईयरली प्लान, कि आप इस एक साल में क्या अचीव करना चाहते हो या अपने बिजनेस को कहां देखना चाहते हो, दैट इज योर शॉर्ट टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म प्लानिंग टेक्स द फॉर्म ऑफ कैपिटल बजटिंग। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो होता है वो होता है कैपिटल बजटिंग। शॉर्ट टर्म में जैसे मैंने बताया ईयरली प्लान। ईयरली प्लान का मतलब है कि आपको एनुअली देखना है कि आपको कितना रुपया चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए, थोड़ा मोड़ा जो फिक्स्ड एसेट में खर्चा करना है, रिपेयरिंग में या जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको कितना चाहिएगा। पर जब मैं लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग का बात करता हूं, इट्स अबाउट कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग क्या होता है? कैपिटल बजटिंग वो होता है जहां हम एक बड़ा डिसीजन लेते हैं। जैसे आज अगर 10 करोड़ रुपया का कोई मशीन खरीदना है अपने बिजनेस में, वो मशीन आपका आने वाला 15-20 साल तक चलेगा, तो आपको उस समय ये डिसीजन लेना होगा कि क्या मैं ये 10 करोड़ रुपया आज इन्वेस्ट करके ये मशीन खरीदूं या नहीं। क्योंकि बोल तो रहा है कि ये मशीन 10-15 साल चलेगा, बट क्या गारंटी है कि 10-15 साल में टेक्नोलॉजी पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा। हो सकता है टेक्नोलॉजी बदल जाए, ये मशीन के द्वारा जो अभी आउटपुट निकल रहा है वो आउटपुट मार्केट में बिकना बंद हो जाए, हो सकता है। तो यही सारा चीज को एनालाइज करना और फिर डिसीजन लेना कि ये मशीन खरीदूं या नहीं, इसे बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, राइट। A suitable financial plan is essential for success of every business enterprise. It should provide, यानी एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान अगर नहीं होगा तो बिजनेस में सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या चाहिए? एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। मुझे एक्यूरेट एस्टिमेट चाहिए कितना कैपिटल होना चाहिए। नंबर 2, सिलेक्शन ऑफ राइट मेथड्स और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और फिर मैं कहाँ से पैसा अरेंज करूँ, व्हाट इज द राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस। इक्विटी शेयर इशू करूँ, डिबेंचर्स इशू करूँ, या पब्लिक के पास डिपॉजिट्स लेने जाऊँ, या बैंक से लोन लूँ। ये सारा मेरे पास ऑप्शन है, मुझे इसमें से एक राइट चॉइस करना होगा। Financial planning plays a very significant role in smooth and effective functioning of the enterprise.
द रोल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब फाइनेंशियल प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है और उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये इस पॉइंट से पता चलेगा। नंबर ए, a sound financial plan helps a business enterprise to avoid the problem of shortage and surplus of funds। तो अब इसको देखो, पूरा अपने को बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है, इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि सबसे पहला रोल क्या है कि मेरे पास प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज भी नहीं होगा और प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस भी नहीं होगा। सरप्लस होना एक प्रॉब्लम क्यों है? अब बहुत जन को लगेगा कि सरप्लस है तो दिक्कत क्या है। सरप्लस होने में प्रॉब्लम ये है कि आपको जो फंड्स मिला है ये फ्री में नहीं मिला है, आपको इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट देना है। तो अगर आपको 100 रुपए की जरूरत है और आपने बैंक से 300 रुपया लोन ले रखा है, यानी 200 रुपए पे आप फ्री में इंटरेस्ट भर रहे हो, दैट इज द प्रॉब्लम। समझ में आया? नंबर बी, फाइनेंशियल प्लानिंग सर्व्स एज अ गाइड इन डेवलपिंग साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है सो एज टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स टू शेयर होल्डर्स। हम लोग को पता है कि कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स लोग। और हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम शेयर होल्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दे पाएं। और अगर मेरा फाइनेंशियल प्लानिंग सही होगा तभी कैपिटल स्ट्रक्चर सही बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। नंबर सी, फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प्स इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग होगा तो मैं अपने फंड्स को बहुत ही अच्छी तरीक़ा से यूटिलाइज कर पाऊंगा। डी, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड्स पॉलिसीज एंड प्रोसीड्योर फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल एरियाज और डिपार्टमेंट्स ऑफ बिजनेस। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग से मेरा जो पॉलिसीज बनता है या जो प्रोसीड्योर मैं अपने बिजनेस में लगाना चाहता हूँ उसमें एक कोऑर्डिनेशन बैठता है। और वो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? इट इज हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट फंक्शनल एरिया, यानी अलग अलग फंक्शनल एरिया को कोऑर्डिनेट कराता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठा के काम करवाता है। नंबर ई, फाइनेंशियल प्लानिंग enables the management to exercise effective control over the financial activities of enterprise। यानी फाइनेंशियल प्लान हम लोग को मदद करता है, इनेबल करता है मैनेजमेंट को कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं इफेक्टिव कंट्रोल। यानी मेरे को पता है कि मेरे प्लानिंग के हिसाब से कितना रुपया आना चाहिए, कितना रुपया खर्च होना चाहिए, सब कुछ मुझे पता है। तो अगर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो मैं सारे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को हैंडल कर सकता हूँ, उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि कहाँ ज़्यादा खर्च हो रहा है, कहाँ पर कितना रुपया कम आ रहा है, ये सारा चीज़ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। नंबर 6 यानी एफ, इट हेल्प्स द कंपनी टू प्रिपेयर फॉर फेसिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज इन फ्यूचर। जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में फ्यूचर में होने वाला अच्छा या बुरा दोनों पॉसिबल सिचुएशन के लिए हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। तो फ्यूचर में अगर कोई ऐसा शॉकिंग चीज़ आ गया तो उसके लिए हम पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है या फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। सो वाइल फॉर्मुलेटिंग द फाइनेंशियल प्लान्स द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड। यानी आप जब भी एज अ मैनेजर अपने बिजनेस का फाइनेंशियल प्लान्स बनाओगे तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का। ऑल द फाइनेंशियल प्लान्स शुड बी डिजाइन टू अचीव द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। यानी पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को कम से कम इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए। और जितना भी प्लानिंग मेरा होगा वो इस चीज को ध्यान में रख के होगा कि इतना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। द बेसिक फंक्शनल ऑब्जेक्टिव इज द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट। और इसके लिए मेरा टारगेट क्या होता है? मैं फंड्स को जहां से भी अरेंज करूं कम से कम कॉस्ट में अरेंज करूं और जहां भी यूटिलाइज करूं मैं बेस्ट पॉसिबल तरीका से यूटिलाइज करूं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमाने का कोशिश करूं। नंबर 2, नेचर ऑफ इंडस्ट्री का ध्यान देना होगा। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन विच द एंटरप्राइज इज ऑपरेटिंग विल डिटरमाइन द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द बिजनेस एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स। यानी आपका बिजनेस किस इंडस्ट्री में है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए आपको कम से कम कितना कैपिटल का ज़रूरत है। किसी इंडस्ट्री में रुपए कम लगता है, किसी इंडस्ट्री में रुपए ज़्यादा लगता है। तो जैसा इंडस्ट्री होगा उस हिसाब से आपका फाइनेंशियल प्लानिंग होगा। नंबर 3, साइज ऑफ द फर्म। द लार्ज एंटरप्राइज एमिंग एट स्टेडी ग्रोथ विल नीड मोर फंड्स। यानी सिंपल सा लॉजिक है, साइज ऑफ द फर्म। बिजनेस आप जितना लार्ज करोगे उतना ज़्यादा आपको कैपिटल का ज़रूरत पड़ेगा। और बिजनेस अगर छोटा है, एक छोटा सा दुकान करना है या एक छोटा सा ट्रेडिंग का शॉप करना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल का ज़रूरत नहीं है।
नंबर 4, कैपिटल मार्केट कंडीशंस। आपको ये देखना होगा कि कैपिटल मार्केट का कंडीशन क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ फाइनेंस, एटीट्यूड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक, कि उस समय कैपिटल मार्केट का क्या कंडीशन है। अगर मैं आज इक्विटी शेयर इशू करता हूं तो क्या इक्विटी शेयर मेरा लोग खरीदेंगे। दूसरा देखना होगा मनी मार्केट का क्या सिचुएशन है, बैंक वाले लोग लोन देने के लिए तैयार हैं कि नहीं, अगर वो लोन दे रहे हैं तो कितने रेट पे दे रहे हैं, इसका ध्यान रखना होगा। Availability of alternative source of funds and their relative merits and demerits will affect the choice of the type of securities to be issued। यानी अवेलेबिलिटी, मेरे पास बहुत अलग अलग सोर्सेज है, मुझे पता है मैं इक्विटी शेयर इशू कर सकता हूँ, प्रेफरेंस शेयर कर सकता हूँ, डिबेंचर्स इशू कर सकता हूँ, बैंक से लोन ले सकता हूँ। तो दीज आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव, और इसमें सारे ऑल्टरनेटिव का एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इन दोनों चीज़ों पे गौर करना होगा, और फिर मेरे हिसाब से जो सबसे सूटेबल होगा उसमें मुझे काम करना होगा। Number 5, government regulations। Financial policies and regulations of the government affect both availability and cost of funds। यानी गवर्नमेंट का क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से मेरे लिए कौन सा फायदेमंद है और कौन सा नुकसानदायी है, इस सबको ध्यान में रख के फिर मैं डिसीजन लूंगा कि मेरा फाइनेंशियल प्लान क्या होगा। एंड लास्ट नंबर 6, दैट इज डिग्री ऑफ रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब है कि मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। देखो, अगर मैं डिबेंचर इशू करता हूं या बैंक से लोन लेता हूं तो रिस्क ज़्यादा है, उसका खर्चा कम होता है, इंटरेस्ट कम होता है कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स, बट रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि बैंक को कोई मतलब नहीं आपका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। वो तो अपना ईएमआई जो उसका बनेगा वो ईएमआई बैंक वाले को चाहिए, बैंक वालों को अपना लोन, अपना इंटरेस्ट चाहिए, और अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया इंस्टॉलमेंट तो बैंक वाला आके आपके बिजनेस पे ताला भी लगा सकता है। तो दैट इज द रिस्क। इक्विटी शेयर्स में क्या है, रिस्क नहीं है। अगर आपका कमाई होगा तो ही आपको डिविडेंड देना है, नहीं कमाई होगा तो आपको डिविडेंड नहीं देना है। और जहां तक रिटर्न ऑन कैपिटल है, मतलब कि आपको पैसा लौटाना है, तो पैसा लौटाने का तो कोई टाइम पीरियड है ही नहीं, आपके पास जब मन होगा आप इक्विटी शेयर्स को पैसा लौटाओ, नहीं होगा तो आप नहीं भी लौटा सकते हो, लौटाना कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट। तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट टॉपिक विल कंटिन्यू विथ फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या, मतलब कैपिटल कितने सोर्सेज के होते हैं, और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होता है, और फिर नेक्स्ट हमारे सेशन में वी विल कंटिन्यू विथ फैक्टर्स।